फिर तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई हमारे केयर्स एंड कंसर्न्स की कि अभी कैसे होगा। फिर हमारे डॉक्टर ने मैंने मेंटली खुद को धीरे धीरे प्रिपेयर किया कि अब जो है यही है और ख्याल रखना है मुझे अपना। फिर मेरी जॉब बहुत हेक्टिक थी, मैं अच्छे से खाना पीना आई वॉज़ नॉट एबल टू ईट और कुछ शेड्यूल नहीं मेंटेन हो पा रहा था। सो विद प्रॉपर डिस्कशन और म्यूचुअल डिसीजन से आई लेफ्ट द जॉब, आई हैड टू रिज़ाइन। उसके बाद आई रिज़ाइंड व्हेन आई वाज अराउंड 11 to 12 वीक्स प्रेगनेंट, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही चल रहा था मेरा। देन आई रिज़ाइंड एंड आई टोटली स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। नॉशिया थोड़ा था मुझे, आई हैड 3 to 4 वॉमिट सेशंस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद ग्रेजुअली नॉशिया चला गया, फिर मेरा खाने पीने का अच्छा शेड्यूल हो गया। पानी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर। डॉक्टर ने हेड्स अप दिया था कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक 3.5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे बिकॉज यू हैव ट्विंस। तो मेरे 2 सैक्स के अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड रोज़ रिफ़्रेश होना था, तो मेरी बॉडी में उतना पानी होना चाहिए था। तो मैंने एक 4 लीटर की बॉटल ख़रीद ली थी, जिसको मुझे ऑलमोस्ट एंड तक एम्प्टी करना होता था एवरी डे। दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फेज़ ऑफ लाइफ। फिर प्रीनेटल, फॉलिक एसिड और आयरन के मल्टीविटामिन्स और डिफरेंट टाइप के, प्लस खाना हेल्दी, वो सब मेंटेन करा हमने। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरी प्रेगनेंसी का योगा एंड एक्टिविटी। तो मैंने हमेशा से खुद को प्रेग्नेंट योगी इमेजिन किया था कि मुझे प्री प्रेगनेंसी में बहुत एक्टिव थी फिज़िकली और मैं योगा बहुत करती थी, तो मुझे वही कंटिन्यू करना था। डॉक्टर ने भी मुझे प्रीनेटल योगा के लिए अलाउ कर दिया था इवन ड्यूरिंग ट्विंस। तो बिकॉज बीइंग अ प्रीनेटल योगा टीचर आई हैड दैट नॉलेज ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कि क्या प्रिकॉशंस, क्या कैसे आसनास को मॉडिफाई करना है, कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से मंत्रास चैंट करने हैं, बेबी कनेक्शन मेडिटेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें। योग निद्रा, प्रीनेटल योग निद्रा अलग होती है, तो वो सब चीज़ें मैंने ट्राई करी। उसकी क्लास भी फिर ज्वाइन कर ली ताकि मुझे आलस आए तो दे कैन जस्ट पुट मी बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। तो योगा प्रैक्टिस मेरी लास्ट वीक ऑफ डिलीवरी तक थी। मैंने आई डिडंट लीव दैट योगा, और हमने पूरा टाइम कोशिश करी है कि योगा और ये सब एवरीडे मॉर्निंग में उठ के मैं योगा से थोड़ा ब्रेकफास्ट करके हल्का फुल्का सा, क्योंकि प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि खाली पेट आपको नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। सो वो मैंने किया। इसके लिए भी आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो कि प्रेगनेंसी में, ट्विन प्रेगनेंसी में मैंने कैसे योगा प्रैक्टिस किया। देन उसके बाद में फिर थर्ड चीज़ थी कि दिन भर खुद को कैसे एंगेज रखना। तो मुझे कुछ क्रिएटिव करना था ताकि मेरा पेशेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो। बच्चों में बहुत पेशेंस लगता है, सो जस्ट टू प्रैक्टिस दैट। ऑल्सो द इंटेंशन वॉज टू बी मोर क्रिएटिव बिकॉज मैंने पढ़ा था प्रेगनेंसी बुक्स में कि अगर आप कोई क्रिएटिविटी और आर्ट वाली चीज़ें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हैं, सो बच्चे का एंगेजमेंट मदर के साथ और बच्चे का ब्रेन भी बहुत अच्छा डेवलप होता है उससे, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन बच्चा आपके वूम में है तभी भी। सो दैट थिंग वाज लाइक आई केप्ट दैट थिंग इन माइंड। वो मेरे दिमाग में हमेशा से थी दैट आई हैव टू डू दैट। मुझे हमेशा से निटिंग और क्रोशेट में बहुत इंटरेस्ट था। पहले भी मैं करती थी जब मैं स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में। मैं अपने लिए लाइक ठंडी की छुट्टियों में स्वेटर्स और क्रोशे की चीज़ें लाइक निटिंग करती थी, बुनती रहती थी। मेरी मम्मी से सीखा है मैंने। स्टिचिंग वगैरह का भी मुझे शौक था, सो मैंने वही चीज़ करने की सोची। आई मेड लाइक लॉट ऑफ क्लोथ्स। तब तक के मुझे पता चल गया था कि आई एम हैविंग 2 गर्ल्स, तो मैंने एटलीस्ट 10 to 12 पेयर्स क्रोशे के निट करके लिए अपने बच्चों के लिए बनाए, लाइक 2 for everyone। मैंने काफ़ी निटिंग करी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। वो मुझे पूरा दिन इंगेज रखता था, इधर उधर के फालतू थॉट्स नहीं आते थे, और मैं बिंज वॉच भी नहीं करती थी कुछ भी टीवी में कि पूरा टाइम बस टीवी लगा दिया। सो मेरा बहुत लाइक डिसिप्लिन स्केड्यूल बन गया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
कि सुबह मॉर्निंग में उठे, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने के बाद एक योगा सेशन के बाद थोड़ा रेस्ट, फिर लंच बनाने के बाद लंच कर लेना, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट। उसके बाद में फिर मैं लाइक आई यूज़ टू नेट, और फिर मैं क्रोशेट करती थी। उसके साथ मैं कुछ काम स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनती थी, और म्यूज़िक सुनते सुनते कुछ मंत्रा चैंटिंग हम लाइक करते रहते थे। और फिर देन मंत्रा चैंटिंग वो सेशन होते ही फिर इवनिंग में इवनिंग स्नैक्स, और इवनिंग स्नैक्स के बाद लंच डिनर की प्रिपरेशन। तब तक हस्बैंड भी फ्री हो जाते थे जॉब से, तो कई बार डिनर वही कुक कर देते थे और हम रिलैक्स करते थे। फिर हम बाहर थोड़ी देर वॉक के लिए जाते थे, और वॉक पे जाने के बाद हम डिनर के पहले गए तो आके डिनर कर लेते थे, डिनर के बाद गए तो आके एक लाइक नाइट मील लेनी होती थी मुझे। तो मेरा दूध और कुछ एक वॉलनट या ऐसे ड्राई फ्रूट्स जैसा फिक्स था, तो वो लेके आई यूज़ टू स्लीप। रात में भूख लगती थी तो मैं बनाना या कुछ तो थोड़ा बहुत खा लेती थी। फिर ग्रेजुअली मुझे धीरे धीरे जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे तो मेरा स्ट्रेच होने लगा, तो मुझे इचिंग बहुत होती थी। उसके लिए मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था। वर्जिन कोकोनट ऑयल ने बहुत हेल्प करी। मैं रात में कोकोनट ऑयल मसाज करके सोती थी तो मुझे कम इचिंग होती थी। लाइक मेरा यूट्रस लगभग स्टमक को मिला के लगभग 40 to 41 इंच बढ़ गया था। अभी मैं 30 हूँ, तो 30 से 40 इंच लाइक काफ़ी स्ट्रेचिंग हो गई थी। तो वो ग्रेजुअली था, बट कोकोनट ऑयल ने बहुत हेल्प किया। मैंने कुछ भी इधर उधर के कोई स्ट्रेच मार्क कोई भी वो यूज़ नहीं किए। उसका रीज़न था कि कोई कितना भी बोले ऑर्गेनिक है या जैसा भी है, बट वो फिर भी थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव्स और थोड़ा बहुत ये सब तो पड़ ही जाता है, प्रोसेस्ड हो जाती है वो प्रोडक्ट्स। तो कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑयल बिल्कुल लाइक प्योर ऐसे बोलते हैं, सो आई ट्राइड दैट। वो एब्जॉर्ब होता है हमारे वूम में और बेबी तक भी पहुंचता है, हम जो भी अपने बेली पे अप्लाई करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई रेड विद इन सम बुक, एंड इट वाज फ्रॉम अ वेरी गुड एक्सपर्ट, सो आई ट्रस्टेड ऑन दैट एंड आई डिडंट यूज़ एनी अदर प्रोडक्ट्स फॉर माई स्ट्रेच मार्क एंड इचिंग। उसके बाद में देन टमी लाइक पेट मेरा ग्रो होने की वजह से मुझे नींद नहीं आती थी रात में। सो मैंने स्लीपिंग पिलो ट्राई करी थी। प्रेगनेंसी स्लीपिंग पिलो हर जगह अवेलेबल है, यूएस में भी अवेलेबल थी और इंडिया में भी अवेलेबल है, क्योंकि मैंने एक फ्रेंड को सजेस्ट की थी और उसने लिया था। उसकी तो सिंगल प्रेगनेंसी थी, बट उसको बहुत हेल्प करा प्रेगनेंसी पिलो ने। सो ये पिलो बहुत ही काम आई मेरे लिए। और ऐसे बोलते हैं ना कि जनरली लेफ़्ट साइड में सोना चाहिए, और ग्रेजुअली जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हो तो आपको पीठ पे नहीं सोना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी मस्ट थिंग जो हर प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर्स ही बताते हैं, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग भी बता देते हैं मम्मी लोग, कि पीठ पे सोने से बहुत चांसेस रहते हैं कि बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड एक दूसरे में वो जो नाड़ा रहता है वो उसके गले में लिपटने के चांसेस रहते हैं, और कुछ लेडी को भी लाइक प्रेग्नेंट वुमेन को भी ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं। तो थोड़े कुछ रीज़न्स हैं उसके लिए, जिसकी वजह से बैक पे नहीं सो सकते। तो आपके पास, और टमी पे तो ऑब्वियसली नहीं सो सकते, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न ही सोना होता है आपको, जिसमें से भी लेफ़्ट टर्न प्रेफरेबल है फॉर हेल्दी बेबी। तो लेफ़्ट टर्न सोने के लिए बहुत ऐसे ये पिलो वर्क करती थी कि मैं करवट ले पाती थी और सपोर्ट था। उसके बाद भी मुझे ये पिलो काफ़ी यूज़ आई है बच्चों को वो करने में, तो वो वर्थ इट था लेना। देन लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ मेरे डॉक्टर ने बोला था कि मेरी प्रेगनेंसी क्रिटिकल हो सकती है 28 वीक्स के आसपास। प्री टर्म डिलीवरीज़ के बहुत चांसेस होते हैं ट्विंस में, तो मुझे बहुत ख्याल रखना था। पहले इनिशियली मेरा एवरी 2 वीक्स चेकअप होता था, अल्ट्रासाउंड होता था मेरे सर्विक्स का लेंथ और वो सब ओपनिंग और ये सब चेक करने के लिए। तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरा सब कुछ सही था। कई लेडीज़ को मैंने लाइक एक दो जन से सुना है कि उनको स्टिचेस भी लेने पड़ जाते हैं सर्विक्स में, जिसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी ना हो। तो थैंकफुली मेरा वो नहीं हुआ, जिसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरा सब नेचुरली हेल्दी था, मुझे कोई स्टिचेस नहीं लेने पड़े। और मेरी प्रेगनेंसी भी काफ़ी हेल्दी तरीके से गई, बच्चे भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे थे। मेरा योगा प्रैक्टिस की वजह से आई गेस मेरा मेंटल स्ट्रेस लेवल भी बहुत अच्छा था।
काफ़ी स्ट्रेसफुल नहीं था। बस एक ही इशू हुआ था कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ गया था। जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में आ जाता है, स्पेशली ट्विन्स में। मेरी कोई डायबिटिक हिस्ट्री नहीं है, बट प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बोला कि आपका जो मेटाबॉलिज्म और ये सब सिस्टम है वो काफ़ी चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बेबी। तो बॉडी हमारी सिंगल बेबी होल्ड करने के लिए ही बनी हुई है, वुमेन की बॉडी, बट 2 के साथ बॉडी के ऑर्गन्स और ऊपर नीचे हो जाते हैं, इधर उधर ज़्यादा शिफ्ट होते हैं, बेली ज़्यादा ग्रो होता है, तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आई कुडंट डू एनीथिंग। बट हाँ, मैंने एंड तक मेडिकेशन नहीं लिया। मैंने डाइट, योगा, एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी से ही उसको कंट्रोल किया, एंड दैट वाज अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। फिर एंड में मुझे बिल्कुल बेड पे सोने नहीं होता था। मेरे दोनों बेबीज़, मेरे लेफ़्ट ट्विन जो थी, लेफ़्ट साइड में जो ट्विन बी थी वो बर्थ के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और राइट साइड में थी वो, उसको तो लेफ़्ट वाली राइट को और राइट में पुश कर रही थी, तो लेफ़्ट वाली भी राइट में आ रही थी। तो मेरे राइट लेग से मुझे वॉक करना बहुत मुश्किल हो गया था। एंड में सोना तो बहुत ही मुश्किल था। एक बार मैं लेट जाती थी तो मैं उठ नहीं पाती थी। सो हमने रिक्लाइनर चेयर ली थी उसके लिए, ताकि मैं उस पर सो पाऊँ। सो लास्ट के 1-1.5 महीना में वो रिक्लाइनर चेयर पे ही सोई हूँ एवरी नाइट। वो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फेस था, बहुत टफ़ भी था, और बहुत ऐसे आई कुडंट वेट टू मीट माई बेबीज़ एवरी वीक। बहुत टफ़ होते जा रहा था, मेरा बेली इतना ग्रो हो रहा था, वॉक करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जबकि मुझे वॉक रिकमेंडेड था। हर मील के बाद मुझे 30 मिनट्स वॉक करना ही करना था, या कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी ही थी। तो मेरी बिल्डिंग में जिम भी था, मैं थोड़ी बहुत साइकिलिंग भी ट्राई करती थी। योगा तो वॉज पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। और फिर बिल्डिंग के आसपास हम लोग चक्कर लगाते थे, वॉक करने के लिए भी जाते थे। वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ ही वाला फीलिंग था। उसके बाद थैंकफुली मेरा प्रीटर्म डिलीवरी नहीं हुआ। जनरली 36 वीक्स के बाद फुल टर्म्स माने जाते हैं ट्विन का 36 to 37 वीक्स का टाइम होता है। 40 वीक्स तक कोई ट्विन्स मतलब बहुत रेयर होता है, बट 36 वीक भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा प्लान्ड सिजेरियन था। उसका भी रीज़न था कि मेरे दोनों बेबीज़ ब्रीच थे। मैंने काफ़ी योगा आसन्स ट्राई किए जो ब्रीच बेबी को टर्न करने के लिए होते हैं, बट वो सिंगल बेबी में ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि आपके यूट्रस वूम में स्पेस होती है। मेरे वूम में स्पेस नहीं थी, क्योंकि 2 बच्चे थे और अच्छे से ग्रो कर रहे थे, तो इस वजह से वो टर्न नहीं हो पाया। दोनों बेबीज़ ब्रीच थे, इसकी वजह से मेरा सी सेक्शन होना ही एक ऑप्शन था। नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी वो ट्राई ही नहीं कर सकते थे। तो हमने प्लान्ड डेट एक प्लान कर ली कि जिस तरह से मेरी हालत थी, आई कुडंट गो फॉर 37 वीक्स। 37 वीक्स तक मेरी बहुत ज़्यादा ही एवरी डे मेरी रात में मैं सो नहीं पाती थी। बेबीज़ का मूवमेंट और उसकी वजह से मेरा हिप पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वॉक करना मुश्किल था। और फिर इसकी वजह से डॉक्टर ने 36 वीक्स 3 डेज़ हुए थे। मेरी डिलीवरी उसी दिन हुई। सैटरडे था, December 18, 2021। तो 3 दिन पहले हम चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने बोला कि सैटरडे को हम कर लेते हैं मॉर्निंग में। हम बहुत एक्साइटेड थे, हमने पूरी प्रिपरेशन करी। उसके एक दिन पहले खुद को एक एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक बॉडी वॉश होता है, उससे खुद नहाना होता है, शावर लेना होता है। सिजेरियन के पहले ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो मैं बहुत एकदम नर्वस थी, और सब कुछ करना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। शावर लेना भी बहुत मुश्किल था। मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि एक प्रेग्नेंट लेडी इतना हेल्पलेस फील करती है एंड डेज़ में। आप सब जो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या आप उस फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो यू विल नो इट। बट बहुत ही एक्साइटिंग भी था। मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी बच्चों से मिलने के लिए। मैंने कितना उनको इमेजिन किया था। हमारा 3D स्कैन भी हुआ था, जिसमें एक ही बच्चे ने एक बेबी गर्ल ने ही अपना फेस दिखाया था। तो हम सोच रहे थे कि वो किस पे गए हैं, कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे। हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। एक और चैलेंज था कि कोविड की वजह से कोई आ नहीं सकता था फैमिली से, इंडिया से भी, और यहाँ की फैमिली भी हॉस्पिटल में जाना अलाउ नहीं करी थी। तो हमें ये भी लग रहा था कि बस अंकित और हम ही हैं सब देखने के लिए। बट बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ अच्छे से हुआ।